ये पार्ट 2 है। ये यूजीसी नेट का जो 31 दिसंबर 2025 को पेपर हुआ, उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया और उसमें आपको मैंने बताया कि 3 प्रश्न गलत हुए हैं। 3 प्रश्न गलत हुए हैं, आपको पता हो गया होगा, आप लोगों को दिखाया भी है, आप लोगों ने पढ़ा भी था क्लास में। अब देखेंगे हम लोग कि पार्ट 2 में कितने सवाल गलत हो सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग चीज़ों को करिएगा और समझ के करिएगा। सवाल रिसर्च से दिया गया है, यूनिट नंबर 5 से दिया गया है। और सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि शोध में जो चर होते हैं उन चरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यही पॉइंट है, यही मेन पॉइंट है कि वो सत्य कौन कौन से हैं। अब यही आपको ढूंढना है ना, सत्य कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत है। कह रहा है कि एक सतत वेरिएबल जो होता है, जो चर होता है, आयु जैसी विशिष्ट रेंज में कोई भी संख्यात्मक मान धारण कर सकता है। क्या ये बात सत्य है? मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि ये स्टेटमेंट को आप सत्यता के रूप में रखिएगा और ये बात सत्य है। शोध में जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो सतत वेरिएबल के अंतर्गत आयु, एज जैसी विशेष रेंज में कोई संख्यात्मक मान धारण कर सकता है। भाई ये सिंपल बात है, इसमें कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, संख्या के मान में आ सकता है, इसलिए ये सत्य है। बी वाला क्या कहता है? अब देखो, 3 और 4 को हटा सकते हो। बाह्य चर बृहद स्तरीय कारक होते हैं जो प्रच्छन्न रहते हैं, जो प्रच्छन्न रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो पहली पॉइंट तो कंटिन्यूअस वेरिएबल जैसे आयु किसी निश्चित रेंज में हो सकता है। भाई आयु 20 साल है, हो सकती है ना, और 20.5 भी लिख सकते हो आप आयु को। ठीक है, इस तरीके का एज वगैरह में या आप किलोग्राम में आप चीज़ों को दर्शा सकती है, ये बात सत्य था। लेकिन बाह्य वेरिएबल ये कथन अस्पष्ट है, अपूर्ण है, क्योंकि बाह्य चर की मानक परिभाषा को स्पष्ट रूप नहीं बताया जा सकता, इसलिए ये बात सही नहीं है। स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, ये गलत के रूप में रिप्रेजेंट होगा बी। तो इसलिए आपका पहले वाला कट जाएगा और केवल ऑप्शन जो बन रहा है यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सत्य चला जाएगा। देखिए अब पढ़ते हैं भी। आश्रित चर अन्य चर पर निर्भर होते हैं अथवा उसका परिणाम होता है। जो आश्रित वेरिएबल होता है वो वन अन्य वेरिएबल पर निर्भर होता है और या उनका परिणाम होता है। यह सही आश्रित चर की एक मूल परिभाषा है और वही परिभाषा यहाँ पे लिख दिया। ये इसका मतलब है कि सी वाला पॉइंट भी सही है। डी वाला कहता है स्वतंत्र वेरिएबल में अनुप्रयोगात्मक शोध अभिकल्पना में फेर बदलाव हो सकता है। देखो स्वतंत्र वेरिएबल क्या होता है, वो प्रायोगिक शोध अभिकल्पना में बेसिकली मैनिपुलेशंस या मैनिपुलेट किया जा सकता है। शोध चर के अंतर्गत या रिसर्च में जो स्वतंत्र वेरिएबल होता है वो शोधकर्ता होता है, सामाजिक कार्यकर्ता होता है। ठीक है, वो कंट्रोल कर सकता है। मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट पे अगर मैं कहूँ तो एक प्रकार से उसमें बदलाव कर सकता हूँ, है ना, चीज़ों को बदल सकता हूँ। स्टूडेंट मेरे ऊपर बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आश्रित चर में नहीं वो चीज़ें होती है, वो स्वतंत्र वेरिएबल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। तो इसका मतलब है कि डी वाला पॉइंट भी सही है। यौगिक चर किसी कृषि या अनुप्रयोगात्मक शोध अभिकल्पना में आश्रित चर होते हैं। देखो कंपोजिट जो वेरिएबल्स जैसे यौगिक जो चर होता है या किसी भी अर्ध प्रायोगिक अभिकल्पना में अनिवार्यता आश्रित चर तो होते हैं, परंतु यहाँ स्टेटमेंट जो है कंपोजिट है, मतलब यौगिक है। ये वेरिएबल आवश्यक नहीं है कि केवल आश्रित पर ही हो, स्वतंत्र पर भी हो सकता था। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि ये गलत है। तो आपका ए सी डी वाले को सही करिए। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, ए सी डी। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे और अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कहता है? कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है भाई ध्यान देने वाली बात है हम सबके सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को लेकर रिप्रेजेंट किया गया। आप समझ सकते हो ILO के बारे में सन 1919 जानते हैं, और अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया भी था 1920। रॉयल कमीशन के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 1929 की प्रक्रिया में आता है। और प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग की बात अगर मैं करता हूँ तो 1966 यानी 1966 आपका ये ऑप्शंस बन जाएगा। तो यहाँ ये देखो मैं पढ़ाया भी हूँ आप लोगों को, अगर आपने इस तरीके का वर्ष रखे हो तो आप इजीली आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। और सही विकल्प के रूप में 19, 20, 29, 66 ये देखो क्रम में ही लिखा हुआ है। ABCD ऑप्शन नंबर पहले का चुनाव कर दीजिए और यही विकल्प आपका सही हो जाएगा।
ठीक है। एक बच्चे ने भाई कमेंट भी किया कि सर मेरा जो 170 नंबर हो रहे हैं, ओबीसी से हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बेहतर है रवि, है ना, बहुत बढ़िया कर रखे हो काम। देखेंगे आगे, आप थोड़ा वेट करो, ठीक है रवि। चलो आगे बढ़ते हैं, तब तक सवाल अगर क्लास में हो तो सवाल पे फोकस करो, माइंड मेरा डाइवर्ट हो जाएगा वरना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या गैर मतलब क्या क्या गैर प्रायिकता प्रतिचयन के अंश हैं? यह क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 103 को लेकर, है ना। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात आपसे करता हूँ तो ये बड़ा आसान सवाल है कि आपने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा होगा, और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि प्रोबेबिलिटी के अंतर क्या क्या आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। सवाल तो प्रोबेबिलिटी है। तो देखो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत पूछा गया है, अच्छा नॉन प्रोबेबिलिटी है, गैर प्रायिकता है ना नॉन प्रोबेबिलिटी। तो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत देखो कोटा आ जाएगा, लॉटरी तो क्योंकि जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है वो लॉटरी हो गया, टिपिट प्रणाली हो गया, है कि नहीं, फिश बॉल ड्रा होगा, और एक डाइस प्रणाली होगी, लकी ड्रॉ हो गया, है ना। ये सब आते हैं सिंपल वाले में आता है, ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग में आता है। तो इसलिए आप ए को हटा दीजिए, बी को रख लीजिए, ठीक है। सी देखो सिस्टमैटिक होता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है, तो इसको भी आप हटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखो प्रयोजन मूलक प्रतिचयन की प्रक्रिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी का पैटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी को रख लीजिए और डी को रख लीजिए। और जो आकस्मिक होता है ना, मतलब अचानक वाली प्रक्रिया में होता है, तो ये भी पार्ट इसी के अंतर्गत आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ मैं आप सभी बच्चों से यही कहूँगा कि ध्यान देने वाली बात है कि बी और डी और ई वाले विकल्प को ढूंढना, और बी डी ई ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर भी यूजीसी ने कोई मिस्टेक या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं किया है, ठीक है। तो वही विकल्प आपका हो जाएगा। 104 पर बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बताया गया है कि इसमें बताइए स्टेट बोर्ड ऑफ चैरिटी की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी कहाँ पर भाई। आसान सवाल है, विकल्प आपको भली भांति तरीके से पता भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा पहले ऑप्शन की तरफ कि वर्ष 1863 में मैसाचुसेट्स शब्द यहाँ पर मेंशन किया गया है, और ये शब्द सही है ना। सामाजिक कार्य और समाज कल्याण के इतिहास में बेसिकली देखा जाए तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। और मैं अभी यूके का आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जब यूएसए का पढ़ाऊँगा तो ये शब्द आएगा वहाँ पर, ठीक है। ये भी आएगा, बुफेलो वगैरह भी आएंगे, है ना, पीटर्सबर्ग भी आएगा, ठीक है, इलिनॉस शब्द भी आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अमेरिका के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। फिलहाल इस प्रश्न का विकल्प जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा यहाँ पे रेखा क्लास में हो, रेखा नेगी क्लास में हो या नहीं हो? चलो भाई, अभी एक बालक था वहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहे थे, वो उनको सही तरीके से चेक करने नहीं आ रहा था, है ना। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन आईडी से चेक करना है, ठीक है भाई। कोई भी बच्चा अगर चेक कर रहा है क्वेश्चन आंसर को तो क्वेश्चन आईडी से चेक करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो भारतीय संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार का उत्पादन निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा हुआ था? ये तो देखो बहुत आसान है, 44वां संविधान संशोधन था और सन 1978 में हुआ था भाई। और मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, बल्कि इसे तो अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है 1978 में, ठीक है। और ये मैं आपको पढ़ा भी चुका था उस समय भी। और ये देखो आसान सवाल है, सिंपल सी बात है, कुछ सवाल आसान आते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आसान सवाल आए ऐसे प्रश्नों पर आप लोगों को क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि टफ सवाल भी इस परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर यूजीसी नेट में। सवाल देखिए, कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार या अकॉर्डिंग कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि का बेसिकली निधियन सहायता दी गई थी, यानी इसका मतलब ये था कि फंड दिया गया था, है ना, वो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग इसमें 4.73 बिलियन, ठीक है, लगभग आप ये कह लीजिए कि 473 करोड़, 473 करोड़ के बराबर होता है 4.73 बिलियन, ठीक है। जो सबसे समीप यानी इसका अनुमान लगाया जाता है, खासकर कहा जाता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के कुल धनराशि में सहायता बेसिकली की गई थी, ठीक है। और इसका सही विकल्प के रूप में हम कहेंगे कि इसी ऑप्शन का अगर आप लोगों ने चुनाव किया है तो बेहतर है। ये प्रश्न बेसिकली थोड़ा सा डीप में चला गया है, ठीक है। यूजीसी नेट कहीं से भी कोई भी सवाल टॉपिक अगर आपके अंदर है
तो उसके अंदर भी वो जाकर प्रश्न बना सकता है या पूछ सकता है, ये उसके अंदर गया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट का अगर हम बात करते हैं तो वहीं अगर हम बात देखिए, अब एक सवाल ये आ गया, अब ये देखिए अंदर है ही नहीं इस सवाल में। 107 में कहा कि संधारण संबंधी विश्व शिखर सम्मेलन रियो प्लस 10 का आयोजन कहाँ हुआ। अब सिंपल बात है, जोहान्सबर्ग में हुआ है, ये आप बात सभी लोग को पता है, मालूम है। अब इसमें कोई सवाल, यही तो बात है यूजीसी नेट की, किसी किसी सवाल के बहुत ही अंदर डीप में चला जाएगा, तो किसी किसी सवाल के बेसिकली क्या करता है, ऐसे ही रैंडम के रूप में पूछ लेगा। और आपको भलीभांति तरीके से पता होना चाहिए इसका सही ऑप्शंस के रूप में जो विकल्प होगा वो जोहान्सबर्ग आए दक्षिण अफ्रीका में, और हुआ था ये बेसिकली 2002 में, है कि नहीं। विश्व शिखर सम्मेलन रियो प्लस 10 के नाम से हम लोग जानते हैं, संधारणीय विकास या सतत डेवलपमेंट लक्ष्य के रूप में हम लोग इसको भलीभांति तरीके से जानते हैं। सही ऑप्शन इसका तीसरा वाला ही है। ठीक है भाई, बात करते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अरेंज द, यहाँ पर देखिए कुछ सवाल दिए गए हैं और इस सवाल के रूप में अगर हम आपसे बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बेसिकली बच्चे ने शायद इसको इंग्लिश में सॉल्व किया है। ठीक है, मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, एक बार ध्यान सुनिएगा। यहाँ कहा गया है कि अरेंज करना है। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित क्रम में रखना है इसे हम लोगों को, और ये फंक्शनल शब्दों से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी पदाधिकारियों शब्द को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। ठीक है, पदाधिकारियों शब्द को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है भाई, पदाधिकारियों को उनके सही क्रम के अनुसार हम लोगों को क्या दर्शाना है। जैसे आपके सामने कैबिनेट सेक्रेटरी का मतलब हो गया सचिव, ठीक है, उसके बाद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर की बात हो जाती है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट होता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका मतलब होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इनके क्रम में बेसिकली क्या है, दर्शाना है आपको, ये शब्द जो है पदाधिकारियों के रूप में रिप्रेजेंट करना है, वो भी सीक्वेंस के रूप में। आसान सवाल है ना। ये शब्द को बहुत ही भलीभांति तरीके से आप जानते हैं कि भारत में इन पदाधिकारियों की वरीयता के आधार पे, और कहने का अर्थ ये है कि उच्च से निम्न की तरफ आइए ना, क्या दिक्कत हो रही है आपको। जो सबसे हाई पोस्ट है उसके बाद, जिसे मैं अगर आपसे सिंपल बात बताता हूँ, मेरा मानना यह है कि इस प्रश्न में सबसे पहले हम सबसे ऊंचे लेवल पे कौन सा रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखेंगे, यानी भारत की जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन हो सकते हैं, कौन से पॉइंट में दिया गया है, CJ 2 नंबर में, CJ, ओके, CJI, यानी आप यहाँ पर क्या नाम है, भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये है ना 3 नंबर पे, यही ना, बोलो यस या नो। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यानी 3 को रख लेते हैं, सी को, भाई सी को रख लेते हैं। फिर उसके नंबर पे बात करते हैं कैबिनेट मंत्री को, यानी बी वाले को रख लेते हैं, सी के बाद बी को रख लेते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को। फिर उसके बाद हम लोग रखते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रख लेते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम लोग बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, 9वां स्थान है ये, आप इसको रख लीजिए यहाँ पे, डी को, सॉरी डी को, और फिर उसके बाद आप ए को रख लीजिए, मतलब कैबिनेट सचिव को, ठीक है, ए को रख लीजिए। यानी अब देखिए कोई ऑप्शन में क्या मैच हो रहा है, यदि ये विकल्प है CBDA, तो CBDA ऑप्शन नंबर 2 में है, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 में है सर, ये मेरा सही है। हाँ, तो फिर ठीक है, आपका अगर सही हुआ तो बहुत बेहतर काम किया। यहाँ बेसिकली क्या किया कि भारत के इन पदाधिकारियों को सही वरीयता के आधार पर इन्होंने कहा कि क्रम में लगाइए, जो सबसे हाई पोस्ट आ रही है उसके नीचे कौन सा पोस्ट आ रहा है, उसके नीचे कौन सा पोस्ट आ रहा है, और उसके नीचे कौन सा पोस्ट आ रहा है, उन पोस्टों पर आपको खासकर फोकस करना था इस सवाल में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कभी कभी प्रश्नों को क्या करना पड़ता है, सीक्वेंस लगाने के लिए, अगर मान लीजिए नहीं समझ आ रहा है, हिंदी टफ हिंदी दे रखा है, तो आप उसकी इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं, जिस तरीके से इस बच्चे ने किया था, बेहतर काम किया था, उससे सवाल और इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं हम लोग। कहता है कि बालकों के अधिकार के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमन के अनुसार बालक के पुनर्वास के लिए अंतिम आश्रय क्या होना चाहिए, ये सवाल दिया गया और 4 विकल्प मिले 109 का। और मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर अगर मैं इस प्रश्न पर बात करता हूँ तो संस्थागत देखभाल केवल अंतिम उपाय होना चाहिए। राष्ट्रीय अधिकार अभिशमन है, UNCRC के बारे में आपने पढ़ा होगा, UNCRC, और मैं बताया भी हूँ कि बालक के पुनर्वास का एक प्रकार का ये सिद्धांत है। और मैं आपको बता दूँ
कि आवासीय संस्थानिक देखभाल यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि परिवार आधारित देखभाल है ये, और उसको प्राथमिकता देता है, और अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण को भी ये क्या करता है, प्राथमिकता देकर चीज़ों को आगे लाता है। तो बालकों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसरण के अनुसार बालक के पुनर्वास का जो अंतिम आश्रय या अंतिम उपाय होता है वो केवल और केवल सेकंड विकल्प होता है, और यहाँ पर सेकंड विकल्प ही सही जवाब के रूप में आएगा। ठीक है, सेकंड विकल्प के रूप में, और ये सेकंड सही जवाब है। ठीक है, सेकंड सही जवाब है। आवासीय संस्थानिक देखभाल कहा जाता है सेकंड विकल्प को। रिसर्च से सवाल एक और ये जो सवाल बनाया गया है गुणात्मक शोध से बनाया गया है। अगर गुणात्मक शोध के अंतर्गत आप कोई मेथड या कोई सर्वे कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस दौरान आपको कौन कौन सी विधियों को या युक्तियों का प्रयोग करेंगे वो चीज़ें दी गई हैं। तो गुणात्मक शोध में प्रयुक्त दत्त का मतलब होता है डेटा संग्रहित करने के लिए कौन कौन सी युक्तियां हो सकती हैं, ये आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 110 है। मैं आपसे बताऊं तो एक यहाँ पर आएगा साक्षात्कार। ध्यान सुनिएगा, साक्षात्कार निर्देशिका का मतलब होता है इंटरव्यू गाइड, और गुणात्मक शोध की प्रमुख तकनीकी है भाई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर संरचनात्मक साक्षात्कार आपने क्यों नहीं लिया, बताऊं, क्योंकि संरचनात्मक साक्षात्कार ये अधिकतर मात्रात्मक शोध में प्रयुक्त होता है सर, इसलिए मैंने नहीं लिया, अनुसूची है ये, इसलिए नहीं लिया। अब फिर अगर हम बात करते हैं प्रेक्षण निर्देशिका को लेकर, तो ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन गाइड है ना, गुणात्मक शोध में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है ये, और प्रश्नावली नहीं हो सकती, ये मात्रात्मक शोध में यूज होता है। ठीक है, प्रश्नावली तो बी ये है नहीं क्या किसी ऑप्शन में, बी और सी है कि नहीं, अच्छा है, फोर विकल्प, 4 नंबर पे ही है। हाँ 4 नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना भाई, भूलना नहीं है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अभी तक यहाँ पर यूजीसी ने कोई गलती या कोई मिस्टेक नहीं किया है कि जिससे आप क्लेम कर सके अभी के जो पार्ट सेकंड में आप लोग पढ़ रहे हैं। हाँ, ये है कि पार्ट 1 जो मैंने आप लोगों को करवाया उसमें 3 प्रश्न मिले हैं, अगर आप चाहो तो क्लेम कर सकते हो 3 प्रश्नों पर। ठीक है, फिलहाल हम और भी सवाल जब तक चेक नहीं करेंगे, ठीक है, सारे सवाल को चेक करना ज़रूरी है ना। बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अनुसार आशा सामाजिक स्वास्थ्य कर्मियों में क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। देखो यहाँ पे ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसी के अंतर्गत एक शब्द आता है आशा, है ना, आशा मतलब आप भलीभांति तरीके से जानते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो मेरा अगर मैं इस सवाल के आधार पर बात करूँ तो पहला पॉइंट सही है कि गर्भावस्था के आरंभिक चरण में पता लगाने हेतु प्रेगनेंसी किट का प्रयोग होता है, इसमें आशा का ये कार्य होता है, और ये बात सही है, ये बात सही, आशा ऐसा कार्य करती हैं। प्रसूति कराना ये बेसिकली नहीं होगा, आशा स्वयं बेसिकली अगर हम बात करें प्रसव नहीं कराती है, बल्कि संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित होती है ना। तो ये आप यहाँ पे गलत कर दीजिए इसको, क्योंकि सवाल आशा के दृष्टिकोण में है, इसलिए जो भी ऑप्शन पढ़ो आशा के मायने में रख के पढ़ो। ठीक है, तीसरा अगर हम बात करते हैं टीकाकरण और पोषण के बारे में जागरूकता फैलाना, देखो ये सही बात है, आशा का ये प्रमुख दायित्व होता है कि जागरूक करे उसे। ठीक है, और आयरन वगैरह सिरप या चेकअप वगैरह के बारे में बताती है, इस तरीके से उसको जागरूक करती है, ये पॉइंट सही है। और महिलाओं के प्रसव पश्चात, है ना, प्रसव के बाद देखभाल जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाने में उसकी मदद भी करती है महिला आशा, और ये आशा का भी महत्वपूर्ण कार्य है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ACD वाला विकल्प को ढूंढिए और इस विकल्प को लगा दीजिए। ACD ऑप्शन नंबर पहले में लिया गया है और ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आसान सवाल था, कोई टफ सवाल नहीं था, केवल ये लेंदी था, पढ़ना था, पढ़ के चीज़ों को समझ के टिक करना था। प्रसूति कराने को लेकर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे मुझे लगता है, बट ये इंस्टीट्यूट का दायित्व बनता है, ना कि किसी आशा का दायित्व है। इंस्टीट्यूट के बारे में बातें नहीं कर रहा है, बात तो आशा के परिप्रेक्ष्य में हो रही है बस, तो इसलिए बी को एलिमिनेट कर सकते थे इस सवाल में। ठीक है, अगले सवाल की तरफ रुक करेंगे हम लोग। केस या अध्ययन की उदाहरण बताना है, और ये आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं दिया गया है इस दृष्टिकोण में अगर हम बात करते हैं तो। केस या स्टडी आप सभी लोगों ने पढ़ा है, आप जवाब भी इसका बता सकते हैं मुझे। ठीक है भाई, कौन कौन सी विधियां बन सकती है इसमें, प्लीज अपने राय व्यक्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 112 की बात मैं कर रहा हूं, 112 नंबर का सवाल है ना ये। तो मैं बताऊं
केस या स्टडी में गहन या गुणात्मक या उसके संदर्भ के आधार पर कुछ विधियां का प्रयोग होता है, और उन विधियों में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए प्रकरण तुलना विधि को शामिल कर लीजिए। इसे कंपैरेटिव केस मेथड कहते हैं। विभिन्न प्रकरणों की तुलना में केस अध्ययन का मान्य विधि है, ये काफ़ी फेमस है। और नृजातीय मूलवंशी की बात करें विधियों पर, ठीक है, एथनोग्राफिक मेथड बोला जाता है। किसी समूह समुदाय में गहन अध्ययन होता है, केस स्टडी का पैटर्न माना जाता है। और स्वलांगी, यहाँ पे देखिए स्वलांगली निर्धारण एक मापनी है, जिसको हम लोग एक प्रकार से ये एक उपकरण है या एक मापन उपकरण है जो केस अध्ययन विधि का पैटर्न नहीं माना जाता है। इसे आप हटा सकते हैं, ठीक है। ये रेटिंग स्केल का पैटर्न है, ये नहीं होता है। और प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी प्रेक्षण होता है ना। ये केस अध्ययन के लिए व्यापक प्रयुक्त होने वाली एक तकनीक है, ठीक है। तो मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर ये हुआ कि ए बी डी को रख लीजिए, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। निम्नलिखित में से देशों का वर्ष 2023 में, आसान सवाल है भाई। अच्छा, जिस दिन पेपर हुआ था कुछ बच्चों ने इसका जवाब भी मुझे दिया था। कहा था कि 2023 में मानव विकास सूचकांक के आधार पर उचित क्रम में व्यवस्थित करना था हमें, है ना। और उचित क्रम यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, कुछ देश के नाम शामिल किए गए हैं, जैसे म्यांमार है, पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, नेपाल है। कुछ बच्चे ने पूरे ऑप्शन को ही याद करके आए थे उस दिन, और मैंने वहाँ पे बताया भी था, ठीक है ना। तो क्या क्या बताया था, याद है आपको किसी को? एक तो आपके सामने अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे, तो श्रीलंका, यस, फिर भारत, फिर पाकिस्तान, सॉरी नेपाल, फिर नेपाल, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे म्यांमार, और लास्ट में हम लोग रख लेंगे पाकिस्तान को, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रकार से आप ऐसा कह सकते हैं कि एक सूचकांक रिप्रेजेंट किया गया है ना। एक प्रकार से ये क्या रिप्रेजेंट किया गया है, सूचकांक रिप्रेजेंट किया गया है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इस पे और चीज़ों पे थोड़ा सा डीप में लेके चलूँगा। ये बताया गया 2023 में, कोई नया डेटा इसके अंतर्गत अभी नहीं, ये तो जो जारी किया गया है, अगर हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक का, HDI का, वो 2023 का ही डेटा है। तो अगर हम म्यांमार का बात करते हैं तो 150वां रिप्रेजेंट कर सकते हो। पाकिस्तान की बात करते हैं तो 168वां यानी 168वां। भारत की बात करेंगे तो हम 30 यानी 130वां, ठीक है। और श्रीलंका की बात अगर हम लोग करेंगे तो 89वां। और उसके बाद अगर हम नेपाल की बात करते हैं तो 145, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रम में आप लगाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो श्रीलंका, भारत, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, उच्चतम से निम्नतम तक का ये रैंक बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है। और विकल्प में अगर आप ढूंढिए तो तीसरा वाला जो विकल्प यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखिए अधिनियम है, ये आपको सम्मिलित करना है 114 को, है ना भाई। इसको जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ प्रसुविधा एक अधिनियम है, ये 1961 में आया था। समान परिश्रमिक अधिनियम है, ये 1976 में आया था। फिर ये बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम है, ये 1986 में आया था। खान एक अधिनियम है, 1952 में आया था। तो सही ऑप्शन के अगर रूप में जगह जाएंगे आप तो पहला वाला विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है, और यही ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं 115 नंबर का सवाल पर, ठीक है भाई। बहुत आसान है। देखो, यदि प्रतिपालन का मतलब होता है रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन, और दंड का मतलब होता पनिशमेंट। इन्हीं के आधार पे अनुक्रिया बढ़ जाती है, जानते हो। अगर देखो कोई नकारात्मक व्यवहार करेगा तो पनिशमेंट करोगे, तो सिंपल सी बात है, दंड वगैरह दोगे तो कार्य कम करेगा। और अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसे रेनफोर्समेंट दोगे, तो जाहिर सी बात है काम में ग्रोथ करेगा वो, ठीक है ना। ऐसी बात आती है। तो इनमें ह्रास होता है। और ये किस पद की संज्ञा दे रहा है, आपने पढ़ा है, मुझे मालूम है, भली भांति तरीके से आप सब लोग जानते हैं इसके बारे में। आपने पढ़ा है OCT, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट का मतलब संक्रियात्मक, कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंधन, और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो ये बेसिकली संक्रियात्मक अनुकूलन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा दिया गया था। और सही विकल्प यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट,
ठीक है। व्यवहार परिमार्जन के बेसिकली जनक कहे जाते हैं बीएफ स्किनर जी, और उन्हीं से ये सवाल बनाया गया था। ये साइकोलॉजी यूनिट नंबर 2 का पार्ट था, वहां से सवाल बनाया गया था। ये समाज कार्य की विधियां हैं, और दूसरी तरफ बेसिकली क्या है, सेवा या उनकी भूमिका दी गई है। उन विधियों के सेवाओं से आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है या उससे सम्मिलित करना है आप लोगों को। तो चलिए एक बार सम्मिलित करते हैं हम लोग कि सामाजिक क्रिया क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 116 पर, 116 पर। तो आप क्या, ये सामाजिक क्रिया एक प्रकार का बेसिकली क्या होता है, लॉबी करना। अच्छा, ये क्या होता है मैं आपको बताना भी चाहूँगा इस प्रश्न के आधार पे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है आप सभी लोगों के लिए, है ना। अच्छा, मैं भी समझाता हूँ। एक तो देखो सामुदायिक संगठन की बात कर लेता हूँ पहले। सामुदायिक संगठन की प्रक्रिया में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो इसका नाम आ जाएगा ग्रामीण जनता के साथ नेटवर्क में। सामाजिक समूह कार्य की बात करूँगा तो यहाँ पे ग्रुप वर्क का पैटर्न आ गया, तो सदस्यों के साथ प्रति रूप वृत्त व्यवहार की जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। केस वर्क तो सिंपल सी बात है, रेफर या संदर्भ को रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनिएगा, जो सोशल एक्शन है, लॉबी करना, ये सामाजिक क्रिया में ना नीति निर्माताओं पर जो प्रभाव डालते हैं उन्हीं को कहते हैं लॉबिंग करना। ठीक है भाई, उसी को बोलते हैं, वो सोशल एक्शन में होता है। और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ग्रामीण जनता के साथ नेटवर्क, यानी समुदाय को संगठित करने के लिए नेटवर्किंग की प्रमुख भूमिका होती है, इस शब्द को बताया गया है। ग्रुप वर्क में सदस्यों के अपने प्रतिरूपवत व्यवहार की जो भी जानकारी होता है उसमें मदद मिलती, मतलब उद्देश्य होता है कि आत्म समझ और व्यवहार का बोध हो, बेसिकली विकसित हो सके। और केस वर्क में क्या चीज़ें होता है, संदर्भ, मतलब केस वर्क में उपर्युक्त जितनी भी सेवाएं होती हैं उसको बेसिकली रेफरल किया जाता है, तो ये पैटर्न इसके अंतर्गत आता है। और इनके आधार पे आपको अगर देखना है तो ए को 3 कर दीजिए, बी को 4 कर दीजिए, सी को 1 कर दीजिए, डी को 2 कर दीजिए, और ऑप्शन में मिल जाएगा आपको सेकंड, है ना। तो आयोग ने यहाँ पर भी आपके सही विकल्प दिए हैं, यानी सही ऑप्शन का चुनाव किए हैं। ठीक है। रिसर्च का सवाल एक और आ गया है। अभी तक हम लोगों ने लगभग जो रिसर्च के सवाल देख रहे हैं ये लगभग 6वां 7वां सवाल होगा आई थिंक, है ना। लेकिन आगामी देखो, विगत वर्षों में रिसर्च का आप पेपर करिएगा जून 2025 का, तो आपको नहीं इतने रिसर्च के सवाल मिलेंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। ज़्यादातर इस बार रिसर्च के सवाल देखने को मिले, लेकिन कोई टफ सवाल नहीं मिले, ईजी सवाल ही मिले हैं। अब सवाल देखो, अगर मैं शोध प्रतिवेदन की लिखने की बात करता हूँ तो आप किन विभिन्न चरणों से कालक्रम में दर्शाएंगे इसको। एक मानक कालक्रमानुसार प्रक्रिया होती है, उन्हीं के आधार पर चीज़ें की जाती हैं। ठीक है। 117 में, तो 117 में सबसे पहले आप विषय वस्तु को तार्किक विश्लेषण करिएगा, सी को रखिएगा सबसे सर्वप्रथम। अब यहाँ पर सेकंड और थर्ड आपका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड के बाद आप रखिए अंतिम रूपरेखा को तैयार करने की प्रक्रिया में, यानी बी को रखिएगा। तो मेरा कहने का अर्थ है पहला सही चला जाएगा, आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो सी और बी, और उसके बाद कच्चा प्रारूप तैयार करना, मतलब रफ ड्राफ्ट, मतलब तैयार करना, रूपरेखा के अनुसार प्रारंभिक लेखन होता है, इसको बोला जाता है। ठीक है। और एक मसौदा का पुनर्लेखन करना या परिमार्जन करना होता है, ई वाला। ठीक है। तो पहले आपका सी बी ए हो गया, उसके बाद आपका ई हो जाएगा। ठीक है। इसमें होता क्या है कि भाषा, प्रवाह, सामग्री में सुधार वगैरह चीज़ें इसमें शामिल होती है। और उसके बाद ग्रंथ सूची लास्ट में ही आता भाई, यानी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि संदर्भ जोड़कर अंतिम रूप देना। आपने इग्नू की किताब अगर पढ़ा होगा ना, तो लास्ट में देखो संदर्भ ग्रंथ लिखा मिलता है, विद्वान का नाम मिलता है, किताब का नाम लिखा हुआ मिल जाता है, वर्ष भी लिखा हुआ मिल जाता है, वो सारी चीज़, उसको संदर्भ ग्रंथ बोलते हैं। तो सही विकल्प के रूप में पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, और पहला ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट माना भी है यूजीसी ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और। 118 नंबर का सवाल है, यहाँ पर आसान सवाल है, कोई टफ सवाल नहीं दिए गए हैं। सवाल बनाया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, और कहा गया है कि कुछ उल्लेखनीय भाग है और उसी के बगल में कुछ मूल देश दर्शाए गए हैं। तो आसान सवाल है भारतीय संविधान के संदर्भ में, और हम चाहेंगे भी कि आप लोग इस चीज़ को ध्यान से सुने। तो मौलिक अधिकार किससे रिप्रेजेंट करेगा, मौलिक अधिकार किसको बता देगा, बता सकते हो आप लोग आसानी से। भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों को रिप्रेजेंट करता है, यानी यूएसए का। संसदीय शासन व्यवस्था मैंने टिक के आपको यहाँ पर बताया भी है, ब्रिटेन का रिप्रेजेंट करेगा। मजबूत केंद्र वाला परिसंघ की बात करूंगा तो रिप्रेजेंट होगा कनाडा का संघ, है ना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बेसिकली आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी आपको मालूम है भली भांति तरीके से। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल जो होता है वो कनाडा का है, और संसदीय प्रणाली यूके की है। फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो यूएसए का है। डीपीएसपी आयरलैंड का है। तो सही ऑप्शन तो यही होगा। और आप बता भी सकते हो कि ए का 2 गया है, बी का 1 गया है, सी का 4 गया है, डी का 3 गया है। ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा विकल्प यहाँ पर। ठीक है।
तो ये भी विकल्प सही है। आसान सवाल है, केवल शब्दों का बदलाव इसमें किया गया है। ठीक है, 119 नंबर का सवाल देख लेते हैं हम लोग। अभिकथन और कारण से सवाल बनाए गए हैं यहाँ पर। अभिकथन कहता क्या है कि प्रायः उल्लेख किया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद में होने वाला परिवर्तन आर्थिक खुशहाली में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। ये है पॉइंट आपके सामने। ठीक है, क्या ये विकल्प आपको सही लग रहा है? यस या नो? यस या नो? यस सही सर। है। प्रायः उल्लेख किया गया है जीडीपी में होने वाले परिवर्तन आर्थिक खुशहाली के लिए अगर हम चर्चा करते हैं तो ये परिवर्तन साथ संबंधित पैटर्न है जहां आर्थिक खुशहाली का संकेत माना जाता है, यानी इसका मतलब सत्य बात है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है कि यद्यपि अर्थशास्त्रियों और गैर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद व्यापक कुशलता पर अपूर्ण मानक माना जाता है। ये भी देखो, कारण भी अपने आप में सत्य भाई। जीडीपी केवल उत्पाद का माप है, जीवन स्तर, आय, वितरण इत्यादि को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है। चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो कुशलता कल्याण के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें आती हैं। तो ये बात भी अपने आप में सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं है। अब ये मत समझिएगा कि यहाँ जीडीपी और यहाँ जीडीपी तो लगा देती। पहला तो कहता है आर्थिक खुशहाली में, ये अपने आप में सही हुआ। दूसरा कहता है व्यापक कुशलता में, अपूर्ण माना गया है। अपूर्ण का मतलब होता है कि नहीं किया गया है, तो ये अलग अपने आप में अलग है। तो दोनों अपने आप में अलग अलग पैटर्न को दर्शाते हैं। ये दोनों सही है, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है भाई। ये स्टेटमेंट आपके लिए सही माना जाएगा और ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। और बहुत बच्चे यहाँ पे जीडीपी जीडीपी देखे होंगे, पहले वाले विकल्प को सही कर दिए होंगे। इसीलिए कहता हूँ कि प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना होता है ना। अगले सवाल की तरफ रुक करते हैं। विकास प्रशासन के संदर्भ में डेविड एप्टर का नाम आता है। सन 1965 के अकॉर्डिंग डैश में सांस्कृतिक मूल्य है जो विकास प्रक्रिया का अनुसमर्थन करते हैं तथा डैश वे सांस्कृतिक मूल्य हैं जो विकास प्रणालियों को बाधित करते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं कि क्लास जो आपकी चल रही है गूगल मीट पे चल रही है। आप लोग अपने फ़ोन को रोटेट कर दीजिए, घुमा दीजिए और थोड़ा सा जूम करके चीज़ों को देखिए तो और स्क्रीन दिखाई देगा। तो डेविड एपेस्टर ने सन 1965 में विकास प्रशासन के संदर्भ में कुछ बात बताया था इन्होंने, और वो क्या बातें थी ये जानना हम सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आयोग ने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है सहायक और पूर्णता परक को लेकर। ठीक है, पूर्णता परक, लेकिन कुछ सांस्कृतिक मूल्य विकास प्रयासों में सहायक होते हैं, है ना, कुछ होते हैं। अब कहने का अर्थ यह है कि उस दृष्टिकोण में अगर हम चर्चा करेंगे तो असुसंगठित और सुसंगठित प्रक्रिया में, है ना, ये शब्द देखने को मिलेंगे आपको। परंतु मैं आपसे कहूँगा कि आयोग ने गलत नहीं किया है। सांस्कृतिक मूल्य के संदर्भ में विकास को बाधित करने से लिया है, तो बाधितता के परिप्रेक्ष्य में अगर हम चर्चा करेंगे तो ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, सहायक और पूर्णता परक वाला शब्द। ठीक है, विकास को रोकते हैं, देखो असुसंगठित भी शब्द, सुसंगठित शब्द विकास में सहायता करने की प्रक्रिया में भी आप कह सकते थे। यहाँ पर बन सकता था ऑप्शंस के विकल्प के पैटर्न में, परंतु नहीं बनाया गया है ना। लेकिन हम यही कहेंगे कि ऑप्शन में यदि आप लोगों के सामने 4 दिया है, आयोग ने 4 माना है, तो यहाँ पर 4 ही ऑप्शंस माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन ही आपका करेक्ट जाएगा ऐसी दृष्टिकोण में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई गलत वाला पैटर्न नहीं, आप ये ना सोचें कि ये गलत रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, 4 वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, है ना। निम्नलिखित में से किस सामाजिक समूह कार्य के मॉडल का दूसरा नाम अननोन, देखो क्रियात्मक मॉडल है। एक बच्चे ने सवाल भी किया था और मैंने कह भी दिया था कि रेसिप्रोकल मॉडल है। रेसिप्रोकल मतलब अननोन मॉडल को ही बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो 121 का विकल्प बनना चाहिए वो थर्ड वाला, इसी रेसिप्रोकल को ही पारस्परिक या अननोन कहा जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा वाला ही करेक्ट जवाब के रूप में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तीसरा वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संगठनों की स्थापना के वर्ष के आधार पे ही हम लोगों को कालक्रम अनुसार में दर्शाना है, यानी एक प्रकार से ये क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा संस्था कब आई है वर्ष के क्रम में, और यदि पता है तो उसको संगठित रूप से कर सकते हैं। जैसे आत्मीय सभा, देखो राजा राम मोहन राय की ही है, मतलब जब ब्रह्म समाज थी तो उसी का बेसिकली क्या विखंडित पैटर्न रहा। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये जब विखंडित हुआ तो वो 1828 का ही वर्ष था, यहाँ पर कह लीजिए।
थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं, मैडम ब्लॉट्सकी का और हेनरी ऑलकॉट का नाम तो सन 1875 का वर्ष लगाइएगा। रामकृष्ण मिशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो आता है, तो सन 1897 का नाम आता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, सन 1905 में नाम आता है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको क्या है, क्रम के अनुसार में दर्शाना है ना। तो 1928, 1900, ये मैंने क्या लिखा भाई, रामकृष्ण मिशन 1997, अच्छा 1875, 1897, तो 1 2 3 4, ठीक तो है। ए बी सी डी ही होगा, ए बी सी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए बी सी डी, प्राचीनतम से नवीनतम की तरफ जा रहा है ये पॉइंट, है ना। पहले प्राचीन क्या था, धीरे धीरे नवीन होता गया, तो सर्वेंट ऑफ इंडियन जो सोसाइटी है ये नवीनतम का पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। सही विकल्प है पहला वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर 123, जब जिस दिन मैं आप लोगों का आंसर की जारी कर रहा था तो वहाँ पर भी ये बच्चों ने सवाल करवाया था, शायद यही सवाल था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर प्रारूप समिति वगैरह को लेकर भी सवाल बनाए गए थे, तो आप देख सकते हो प्रारूपण समिति लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रारूप समिति को ही कहा जाता है प्रारूपण समिति। तो ये इसके अध्यक्षता के रूप में किसकी रोल आता है बताइए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहीं हैं? सेकंड में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के प्रारूप तैयार इन्होंने किया था, इसलिए इन्हीं को कहा जाता है। और संघ संविधान समिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ जाता है, ठीक है भाई। प्रांतीय संविधान की समिति की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आ जाता है कि नहीं सर? यहाँ पे सीधे सीधे मैच हो रहे हैं। पूर्ववर्तीता नियमावली समिति की बात अगर हम लोग करते हैं तो एडवाइजरी रूल्स, इसको कमेटी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कार्यप्रणाली और नियमों को समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको जाना भी जाता है, और यही विकल्प बन जाता है। तो ठीक है, तो आप लगा सकते हो ऑप्शन में, देखिए ए का 2, बी का 1 और सी का 3, डी का 4, किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है पहला, है ना। आवाज क्लियर है ना? स्पष्ट करिएगा प्लीज। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाती है, ये भी विकल्प सही आपको चला गया है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर देखिए बेसिकली सोपांश दिए गए हैं भाई। ये सवाल लग रहा है थोड़ा सा भी स्क्रीन नहीं ओपन हो रही है, थोड़ा सा होने दीजिए। दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, स्क्रीन दिखाई दे रहा है अब? बताइएगा। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब इस सवाल को करते हैं हम लोग, है ना। इस सवाल में क्या बातें बताई गई हैं? एक तरफ देखो सूची 1 दिया गया तो दूसरी तरफ सूची 2 दिया गया है। सूची 1 के दिशा में अगर हम बात करते हैं तो ब्रेंडसा आवश्यकता का प्रारूपिकी है, और सूची 2 में बात करते हैं तो सहचर्चित अभिप्राय शब्द दिए गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। अब 124 में यह बताने का प्रयास किया गया है आप लोगों के सामने कि मानकीय आवश्यकता क्या हो सकती है। विशेषज्ञ और व्यावसायिक मानक के अनुसार चीज़ें परिभाषित होती हैं, तो आप इसको लगाइएगा, क्योंकि ये विशेषज्ञ तय करेंगे ना कि किसी समूह के लिए क्या आवश्यक है, तो इसलिए ये जरूरी है। महसूस की गई आवश्यकता है तो बहुत आसान है, फेल्ट नीड है। पहले बहुत बार ये आ चुका है, ये तीसरी चौथी बार आया है महसूस की गई फेल्ट नीड। ये व्यक्तियों समूह की आवश्यकताओं की जनता तक मध्य जो है उद्घाटन, मतलब स्वयं लोगों और द्वारा महसूस की जाने वाली चीज़ों को व्यक्त करता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा इसका चौथे को लगाइएगा, ठीक है। और अभिव्यक्त आवश्यकता की बात करते हैं तो ये व्यक्तियों समूहों के द्वारा चिन्हित होता है, यानी पहले तो आप इसी को कह सकते हो कि जब आवश्यकता को मांग या क्रियाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है तब बोला जाता है कि अभिव्यक्त आवश्यकता। तुलनात्मक आवश्यकता क्या हो सकती है भाई? तुलनात्मक आवश्यकता में जो है सापेक्षिक समूहों को अभिलक्षणिक गुणों की तुलना के माध्यम से संकेतित करना, ठीक है। अभिलक्षित यानी तुलना द्वारा पता चलता है कि कौन अधिक या कम आवश्यकता वाला है, कंपेयर से ही पता चलता है, ये बातें है कि नहीं। तो आप लगा सकते हो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लगाइए, कहाँ पर है किसी में, यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी ए का 2 आ रहा है ना, ए का 2 नहीं है क्या किसी में? अच्छा बी का 4 भी कहीं है, ए का 2 बी का 4, ए का 2 महसूस की गई आवश्यकता हमने किस पे लगाया भाई? सर आपने 4 पे लगाया है, लेकिन शायद 2 नंबर विकल्प सही लग रहा है। महसूस की गई आवश्यकता व्यक्तियों और चिन्हित करता है, व्यक्तियों समूहों को चिन्हित करता है, और व्यक्तियों मतलब आवश्यकता के लोगों के द्वारा महसूस की जाती है। तो मेरे हिसाब से तो
4 ही होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तियों और समूहों के द्वारा चिन्हित करने वाली प्रक्रिया तो अभिव्यक्त हो जाता है, क्योंकि आवश्यकताओं की मांग और क्रियाओं के रूप में व्यक्त की जाती है ना। तो ऐसी कंडीशन को अभिव्यक्त आवश्यकता या नीड, एक्सप्रेस नीड कहा जाता है। चिन्हित करना मतलब एक्सप्रेस नीड, आप चिन्हित कर रहे हो चीज़ों को। चलो इसने माना है, तो मुझे यहाँ पर बेसिकली लग रहा है थोड़ा सा इस सवाल में दिक्कत है ना। इसने आपको रखा है, आप इसको पहले से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, पहले का रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो दूसरे से, और दूसरे का पहले से, तीसरे का चौथे से, और चौथे से इससे, ठीक है। तो 2 1 3 4 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, इसने लगाया है। फिर भी जरूर आप एक बार आप इसको चेक करिएगा, क्रॉस चेक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 124 को। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष में डैश के लिए बच्चों के अधिकार के संदर्भ में अभिशमन को अंगीकृत किया गया है। तो ये तो बहुत आसान है, 1989 है ना, CRC, ठीक है, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। और उसके बाद 126 केस वर्क प्रकरण कार्य निम्नलिखित में से दृश्यतम प्रकरणों का सही क्रम दर्शाना है आपको। मतलब इसका कहने का भाव ये है कि आपको केस वर्क में प्राथमिकता देकर कि कौन सा कार्य कब आ रहा है, उन कार्यों के आधार पर चीज़ों को सीक्वेंस के रूप में आपको तय करना है। तो सबसे पहले खोज करोगे आप, है ना। तो खोज की मतलब बोला जाता है गणवेशनात्मक खोज को बोला जाता है, ठीक है। यानी डी आपका पहले बनेगा यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बात सत्य है। और फिर उसके बाद आप कहेंगे क्या, आप बोलेंगे समाजशास्त्रीय, ठीक है, सोशोलॉजिकल, सामाजिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन होता है उसके बाद, यानी बी। और फिर उसके बाद मनोसामाजिक दृष्टिकोण में अध्ययन होता है, ठीक है, मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों का कोऑर्डिनेट करना। फिर लास्ट में संश्लेषित और एकीकृत होता है, यानी आप ये कह लीजिए कि सभी दृष्टिकोणों को आयोजित करके समग्र केस वर्क को दृष्टिकोण में दर्शाना होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही गया है, DBCA ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर इस प्रश्न में, है ना। आगे बात करते हैं, लिडमैन के अकॉर्डिंग बनाया गया है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली चरण लिडमैन का। और ये देखो हरियंट की किताब में भी मिल जाएगा लिडमैन का, है ना। लिडमैन का अगर आप हरियंट की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा लिडमैन के द्वारा। लिडमैन एक विद्वान है ये, और ये कार्य इनका बेसिकली कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में आता है ना, इनके संगठन में आता है। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ों को रखना उचित समझेंगे 127 में। तो सबसे पहले आप ए को रखिए, आवश्यकता को ढूंढना, ठीक है भाई, पहले को यही होता है, मतलब सबसे पहले समुदाय की आवश्यकता की पहचान होती है, उसी को बोलता है हम लोग। दूसरे पॉइंट पे आता है आवश्यकता की संचेतना का प्रकार होता है, मतलब ये समझना है कि समुदाय के लोग किस हद तक अपनी आवश्यकता को अवगत हैं, तो इसका मतलब ये संचेतना यानी जागरूकता के रूप में। आवश्यकता को संचेतना को प्रस्तुत के रूप में रखा गया, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ नीड कहा गया कि आवश्यकता को ना समुदाय और अन्य संबंधित जो पक्ष हैं उसके सामने प्रस्तुत करना इसको बताया गया। तो ABC तो क्रम में ही है, लास्ट में डी वाला भी क्रम में आ जाएगा आपका, कि आवश्यकता को शीघ्रतम से पूरा करने के लिए भावनात्मक आवेग, क्रिया के लिए मतलब मोटिवेट करना, क्रिया का मतलब अब यहाँ पे एक्शन इम्प्लीमेंशन हो गया, कार्य हो गया। तो ABCD यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा इसमें, कम्युनिटी ऑर्गेनाइज। लिडमैन बहुत ही फेमस पर्सन है और आसान सवाल था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है। 128 में हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। अभिकथन में बताया गया है कि उत्तर भारत, ठीक है, कहाँ पे, उत्तर भारत में उसके मैदानी भागों में पिछले कुछ दशकों से बाढ़ की आवृत्ति में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। ये देखिए कुछ प्रश्न इस तरीके के भी आते हैं। अच्छा, यहाँ अगर हम आपसे बात करते हैं तो क्या ये स्टेटमेंट को सही आप कहेंगे 128 में कि भाई उत्तर भारत में जो मैदानी, देखो उत्तर भारत आपको पता होगा ये वाली एरिया होती है, ठीक है, ये पश्चिम वाली एरिया होती है, दक्षिण वाली एरिया होती है, और ये आपकी पूर्व वाली एरिया होती है, ये ऊपर नॉर्थ होता है, ठीक है। अब बात यही उत्तर एरिया, आपको पता होगा उत्तर एरिया में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं।
उत्तर एरिया, सिंपल सी बात हो जाती है कि उत्तर भारत में जो नदियां हैं वो गंगा है, यमुना है, इत्यादि बहुत सारी नदियां हैं, उनकी बाढ़ की आवृत्ति होती है। इसका मतलब ये बात सत्य है, पहली वाली पॉइंट सत्य हो जाएगी। बाद में यहाँ कहा इसने कि गाद के जो है अवक्षेपण के कारण नदियाँ घाटियों की गहराई में कमी आ जाती है। ठीक है, कमी आ जाती है। हाँ, ये बात सत्य है कि नदी की गहराई में कमी सीधे बाढ़ की आवृत्ति बढ़ने के कारण बनती है, ये बात सत्य है। रीजंस यहाँ पे सत्यता के रूप में, तो इसका मतलब है कि ये व्याख्या हो रही है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पर थोड़ा सा यूजीसी नेट से हट के ये सवाल है, आप ये कह लीजिए कि आपके तर्क वितर्क पर आधारित ये सवाल बन गया था। भारत में सोशल वर्क से इससे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते आपका केवल तर्क चीज़ें समझना जरूरी है यहाँ पे बस। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 129। ठीक है, 129 का सवाल आपके सामने, एक तरफ दृष्टिकोण दिए गए तो दूसरी तरफ उसकी अवधारणाएं दी गई हैं। अब उन्हीं से संबंधित कुछ सवाल बनाए गए हैं और कहा गया है कि बताइए वह दृष्टिकोण जो उनके अवधारणा से संबंधित हो। तो पहला पॉइंट कहता है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद किससे संबंधित हो सकता है? प्रत्यक्षवाद केवल प्रेक्षणीय और मापन योग्य व्यवहार का अध्ययन किए जाने की प्रक्रिया में होता है। तो आप थर्ड को मिलाइए, मैं बताता हूँ। प्रत्यक्षवाद में वस्तुनिष्ठता और मापनीय और तथ्यों पर बल दिया जाता है, ये बात बताया गया है इसमें। ठीक है, बी कहता है प्रयोगानुभाविकवाद, मतलब कि तथ्य और प्रेक्षण के आधार पर तथ्यात्मक जांच होती है ना। प्रयोगानुभाविक में अनुभव और प्रेक्षण को ज्ञान का आधार माना जाता है, इसलिए आपको इसे चौथे से मिला देना है। और प्रकार्यवाद को किससे रिप्रेजेंट करना है? आपको दूसरे से रिप्रेजेंट कर देना है। और दूसरे में कहा गया है सर्वसम्मति बढ़ाना या बढ़ाने के लिए समाज के प्रतिमान और मूल्यों के सामाजिकरण के महत्व की बात करता है। प्रकार्यवाद समाज में ना कोऑर्डिनेट और सामाजिक मूल्यों पर महत्व देता है, इसलिए ये पॉइंट सही हो जाएगा। और मार्क्सवाद तो आपको पता ही होगा, अपने स्वयं के ही वर्ग स्थिति और क्षमता के मूल्यों की संचेतना की बात करता है। तो एक तरफ वर्ग चेतना का रिप्रेजेंट शब्द होता है मार्क्सवाद में, वर्ग चेतना, तो ये बात आपका सत्य हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ढूंढेंगे तो ए का 3 मिलेगा, बी का 4 मिलेगा, सी का 2 मिलेगा और डी का 1 मिलेगा। ये वाला विकल्प ढूंढ सकते हैं आप। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा सेकंड। ठीक है, ऑप्शन में आपको सेकंड मिलेगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। ये देखिए सवाल दिया गया है बेसिकली, अगर हम आपसे चर्चा करें तो कर्मचारी भविष्य निधि से। और ये कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में आपको पता भी है, 1952 की प्रक्रिया में कुछ बातें बताई गई और कहा गया कि उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल है या क्या क्या नहीं। तो देखो कर्मचारी जो है भविष्य निधि योजना है, ये तो शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इसको करेक्ट करके चलिए साथ में पहले को। दूसरा, कर्मचारी पेंशन योजना की बात करता हूँ तो ये शामिल है 1952 के बाद 1995 में शामिल किया गया था इसको। कब शामिल किया गया था इसको? 1995 में शामिल किया गया था, लेकिन अधिनियम के तहत ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की बात करता हूँ। देखो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अलग अधिनियम है, एम्प्लॉय स्टेट एक इंश्योरेंस एक्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने 1948 वाला, उसके अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर इसके अंतर्गत नहीं आएगा। उसके बाद आता है कर्मचारी निष्पक्ष संबद्ध बीमा अधिनियम आता है। ठीक है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम होता है, ये शामिल किया गया है। तो आप केवल ए बी डी को रखिए बस, ए बी डी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। बाकी केवल तीसरा जो था ये ना आपका आता है जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एक 1948 का है, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है इस पैटर्न को। ठीक है भाई, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 को ए बी डी को रख लीजिए, यहाँ पे यही सही जवाब के रूप में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के अभिलिखित किस अधिकार को संविधान का हृदय कहा है, आत्मा कहा है? ये तो आपको पता होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 131 का सही विकल्प होगा संवैधानिक उपचार का अधिकार है। यह आर्टिकल 32 आता है, ये आप सभी बच्चों को मालूम है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। ठीक है, ये सवाल सही है। नीचे दिए गए कुछ बेसिकली अभिकथन और कारण हैं, उन अभिकथन और कारणों के आधार पे ही हम लोगों को विकल्पों का चुनाव करना है। बहुत ही ध्यानपूर्वक हम लोगों को पढ़ना है। अभिकथन पढ़ते हैं। संसद और राज्य विधान मंडल, ये देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित सवाल बनाया गया है ना भाई, ध्यान देने वाली ये बात है। ठीक है, तो
क्या बोलता है कि यहाँ पर कि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के लिए, ठीक है, 33%, ठीक है भाई, कितना, 33% सीटों के अनिवार्य आरक्षण का उपबंध कराने के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात सत्य है? यस या नो? क्वेश्चन नंबर 132 का मैं विकल्प पर बात कर रहा हूँ। कहता है कि संसद और राज्य विधानमंडल में महिलाओं के 33% सीटों के लिए अनिवार्य आरक्षण उपबंध है, ये बात सत्य यहाँ तक। फिर कहता है कि भाई इसको करने के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? आवश्यकता तो है ना, और भी। गलत है कि नहीं? यस या नो? यस भाई सर। 33 सीटों के लिए अनिवार्य आरक्षण कर दिया है, कह रहा संविधान की आवश्यकता नहीं है। गलत है भाई, संविधान की आवश्यकता होती है कि नहीं? मौजूद संविधान में केवल स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है मौजूद, बस उसी में। फिर कहता है राजनीतिक दल संसद में जितनी सीटें का चुनाव लड़ते हैं उनमें से 33% सीटें बिना संविधान संशोधन के लिए या महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकते हैं। देखो, राजनीतिक दल में संसद जितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है उसमें कहा 33% सीटों की बिना संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कहता है कि आरक्षित कर सकते हैं। एक मिनट सुनिएगा मेरी बात को, यहाँ पर ये पॉइंट आपका सही जाएगा, गलत के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होगा। 132 वाले में अगर हम बात करेंगे तो ये सत्यता के रूप में जाएगा, थोड़ा समझना है आपको केवल। यहाँ कहा जा रहा है ये आपको, राजनीतिक दल जो सीटें स्वयं आरक्षित बेसिकली प्रक्रिया में दर्शाया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग की प्रक्रिया और कानून के अनुसार आरक्षण संविधान के तहत बेसिकली तय है, जहाँ 33% सीटें बिना संशोधन, संविधान संशोधन के महिलाओं के लिए आरक्षित कर सकता है। तो जहाँ भाई जाहिर सी बात है, जहाँ जिस एरिया में 33% का डिस्काउंट या छूट मिल रही है, आरक्षण मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन में आ जाती हैं। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ए को सही कर दीजिए, ए को गलत कर दीजिए और आर को जो है सही कर दीजिए। ठीक है, आर को सही कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसको रख के चलिएगा। ठीक है, शहरों में सामाजिक कुसमायोजन की श्रमिक वर्ग की समस्याओं के समाधान के लिए एक संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश विकसित हुआ, जिसका आधार समाज सेवा और विकसित प्रतिरूप का बड़ा प्रभाव पड़ा था। बंदोबस्त आंदोलन के बारे में आपने सुना है कि नहीं सुना है? भाई मैंने कई बार आपको बताया भी है ना। इस प्रश्न में अगर हम चर्चा आपसे करेंगे ना, तो मात्र और मात्र बंदोबस्त मोमेंट पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न उसी के परिप्रेक्ष्य में है। मैं बताता हूँ। शहर में एक सामाजिक कुसमायोजन और श्रमिक वर्ग के समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिका में विकसित हुआ समाज सेवा का विकास या उसका प्रतिरूप। श्रमिक वर्ग की समस्या उसके अधिकारों के लिए आंदोलन से संबंधित था। तो उस प्रक्रिया में देखो, वैसे तो अगर हम चर्चा करें, शहरी समाज कार्य समुदाय सेवा पर केंद्रित रहा, शहरों में कुसमायोजन पर ध्यान देने बाद विशेष रूप से श्रमिक वर्गों के अधिकार पर। तो उस प्रक्रिया में हमारा जो रोल होता है बंदोबस्त में आता है। प्रतिरंग भेद आंदोलन बेसिकली क्या है, श्रमिक वर्ग की व्यापक समस्याओं पर केंद्रित नहीं है, ये तो केवल रंग भेद पर रिप्रेजेंट कर रहा है। नारीवाद आंदोलन की बात करता हूँ तो महिलाओं के अधिकारों पर ही केंद्रित हो गया, तो इसका मतलब तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये श्रमिक वर्ग है, महिला वर्ग के बारे में बातें नहीं हो रही है। श्रम आंदोलन की बात करता हूँ तो इसके मजदूर के अधिकार, कार्य की स्थिति, वेतन, सामाजिक कल्याण पर चीज़ें हैं, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। यहाँ तो सवाल श्रमिक वर्ग के लेकर बात हुई है, सामाजिक कुसमायोजन की बात हुई है, और बंदोबस्त आंदोलन के पैटर्न में आता है, सेटलमेंट मोमेंट बोला जाता है। और ये सवाल आपको अमेरिका के, जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँगा यूएसए की, तो वहाँ आपको इस बार मिलेगा। अभी हम लोग यूके की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यूएसए की हिस्ट्री में आपको सेटलमेंट मोमेंट मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने अभी सेटलमेंट मोमेंट जो है यूके वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है, अमेरिका में भी देखने को मिलेगा आपको, इसका वर्ष भी अलग मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार सुरक्षा का उपबंध किया गया है? ये देखो आसान सवाल है, उस दिन मैंने बताया भी था आप लोगों से। आर्टिकल 21 का पैटर्न है ये। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर इस सवाल को, है ना। ये मैं पिछली भी जब आप आया था आप लोगों का तो उस समय बताए थे। अच्छा, किसी बच्चे ने कहा था कि द अर्लियर नेम ऑफ WTO का बेसिकली किस नाम से जानते हैं, तो गेट के नाम से जानते हैं। सेकंड वाला विकल्प यहाँ पे सही था, उस दिन भी बताए थे किसी बच्चे ने, तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड वाला होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वन 36,
136 में कहा कि मानव विकास जनता के लिए विकल्प विस्तार की प्रक्रिया है। सही बात है। ठीक है, जनता की पसंद जो है अनियमित हो सकती है और कालक्रम में इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, ये भी बात सत्य है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो दो बातें लिखी गई है ना, दोनों का संबंध बेसिकली है, आर का संबंध ए से है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। पहले कहा कि मानव विकास जनता के विफल विस्तार की प्रक्रिया है। सही बात है कि मानव विकास के लोगों की क्षमता और विकल्प बढ़ाने पर जोर देता है। जानते हैं कौन? यूएनडीपी। तो इसलिए ये बात सत्य है, यूएनडीपी ऐसा काम करता है। और फिर बात अगर हम करते हैं, जनता की पसंद अनियमित हो सकती है और कालक्रम में उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो ये भी बात सत्य है। मानव विकास के परिभाषित क्रियाओं को लेकर परिभाषित कर सकती है, ये स्टेटमेंट आपको रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसलिए इसकी व्याख्या हो रही है और पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ए वाला विकल्प। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य के संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? भाई ये सवाल भी आप लोगों ने उस दिन पूछा था मुझसे और मैंने बताया भी था इसका जवाब। बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 137 का विकल्प पश्चिम बंगाल या बॉम्बे प्रेसिडेंसी? क्वेश्चन नंबर 37, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस राज्य से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे? इस प्रश्न में आप लगाइएगा स्टार। मिल सकता है बच्चों को कॉमन अंक, और आप अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, दोनों है ना? तो कॉमन अंक आपको दिए जा सकते हैं, मे बी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 137 के दो ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों जगह से। कुछ बच्चे बॉम्बे भी लगाए, कुछ बच्चे पश्चिम बंगाल भी लगाए हैं। ठीक है, दोनों जगह से हैं। आप गूगल करिएगा, चैट जीपीटी कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसका आंसर भी। ठीक है, कॉमन अंक मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 को लेकर। सूची दी गई है, एक तरफ से सूची का मिलान किया गया है, आप भलीभांति तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। और इस मिलान की प्रक्रिया में कहा गया है कि विकास की अवस्था है, तो दूसरी तरफ मुख्य मोल दिए गए हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भक्ति आंदोलन किससे संबंधित हो सकता है? सिंपल सवाल है भाई, यह आपका मानवतावाद से रिप्रेजेंट हो सकता है। समाजवाद किससे रिप्रेजेंट हो सकता है? समाजवाद समानता और न्याय से। क्या कहते हो? पहले वाले पॉइंट को लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि समाजवाद लक्ष्य सामाजिक समानता न्याय सुनिश्चित करता है। सर्वोदय का मतलब होता है उपेक्षित जनता में एकजुट लाना। अच्छा, महात्मा गांधी जी ने सर्वोदय आंदोलन में सबसे पिछड़े लोगों के कल्याण और एकजुटता पर ध्यान दिया था, ये बात तो आपको पता ही होगा। तो इसका मतलब है इससे सीधा सीधा मैच हो जाएगा। समाज कार्य व्यवसाय में लोक नीति स्वराज की बात होती है, लोक नीति और समुदाय के भागीदारी पर विशेष बल दिया जाता है, इसका मतलब ये सही हो सकता है। तो ए का 2 लगा दीजिए, बी का 1 लगा दीजिए, सी का 3 कर दीजिए, डी का 4 कर दीजिए। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। क्या ऑप्शन नंबर आपका मैच हो रहा है? सॉरी, कोई नहीं ऑप्शन है क्या यहाँ पे? सी का 3 हो रहा है, सी का 3 में कहीं पे भी नहीं है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा बताओ? नहीं हो रहा सर कोई मैच नहीं हो रहा इसका भी। होने का अर्थ तो यही था। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई देखो, भक्ति आंदोलन मानवतावाद से, ये बात सही है। समाजवाद, ये भी बात सही है। अब देखो, जो सर्वोदय शब्द है ये उपेक्षित जनता के साथ एकजुटता की बात करता है। सर्वोदय आंदोलन में पिछड़े लोगों के कल्याण और एकजुटता पे बल देता है, तो इसका मतलब ये सी का 3 होगा। तो ये ऑप्शन ही नहीं है। तो मेरा कहने का अर्थ है, हो सकता है इसमें भी आप लोगों को कॉमन अंक मिले, है ना? मिल सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा सी का 3 के साथ, किसी भी पॉइंट के साथ, है ना? तो गलत ऑप्शन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक, मिसप्रिंटेड हो सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हो आप। और समाज कार्य में लोक नीति समुदाय की भागीदारी पर विशेष बल, तो प्रोफेशनल सोशल वर्क हो जाता है, सोशल वर्क प्रोफेशनल हो जाता है फिर वो तो वो क्रियाएं सीधे सीधे मैच हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रश्न का कॉमन अंक भी बच्चों को मिलना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आगे। प्रगति का तर्क को लेकर बात करते हैं। प्रगति तर्क को लेकर, प्रगति तर्क और तर्क संगतता के दृष्टिकोण के आधार पर 18वीं सदी में दार्शनिक काल, ठीक है, 18वीं सदी की बात हो रही है, और वो भी
दार्शनिक काल के परिप्रेक्ष्य में। और कहा जा रहा है कि जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक जगत में समझने के लिए मानव नियंत्रण पर जोर दिया जा सकता है और धार्मिक कट्टर धारणा में ह्रास होता है। ठीक है, डैश बताइए क्या कहलाता है। ये 4 विकल्प है। तो ज्ञान वर्धन, या आप इसे कह लीजिए, ठीक है, जागरूकता का परिप्रेक्ष्य दर्शा सकते हैं। देखो, प्रगति तर्क संगतता के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं 18वीं सदी में दार्शनिक काल को लेकर, तो ये जो समय था तर्क विज्ञान और समानता और मानवता पर भरोसा वहाँ पर उस समय बढ़ गया था। धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास की आलोचना बहुत हुई थी। तो इसे ही आमतौर पर हम लोग ज्ञानोदय कहेंगे इसे। ठीक है, भारत और सामान्य साहित्य में इसे ज्ञानवर्धन के रूप में जाना जाता है। और इसका सही विकल्प के रूप में अगर हम बात करते हैं तो 4th वाला ऑप्शन सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। निम्नलिखित में से किस विधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियाँ पद के अस्तित्व में आया और राज्य के द्वारा विशेष प्रस्तुतियाँ जो है प्रसुविधा दिए गए, चिन्हित किए गए जातियों और जनजातियों की सूची अनुसूची को विधिक मान्यता भी दी गई थी। तो वो कौन सा अधिनियम है जो इतनी सारी बातें बताई गई थी? तो 100 भारतीय शासन अधिनियम 135 वाले में सबसे ज़्यादा अगर जो संविधान के स्रोत लिए गए हैं 150, उसके बाद ज़्यादा प्लस है, मतलब 150 क्या, बहुत सारे जितने हैं, अधिक से अधिक अगर हम बात करते हैं तो इसी से लिए गए हैं, भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं। और ये बात सत्य है। यहाँ पर सही विकल्प के रूप में आपका ना 4था वाला विकल्प सही रहेगा। ठीक है, अब देखो गद्यांश आए हैं। इस बार जो गद्यांश भी थे वो बड़े ही इजी पैटर्न में थे, कोई ज़्यादा टफ पैटर्न में थे नहीं कि अगर टफ कहा जाए। ठीक है, देख सकते हो आप कि किसी भी गोपनीय जानकारी को अन्य व्यक्तियों के साथ साझा करने से पूर्व क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर विकल्पों के रूप में, तो देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थियों के साथ जानकारी प्रकटी समीक्षा करनी चाहिए या उसकी विधि को उपेक्षित हो। फिर उसके बाद कहता है सेवार्थियों के सेवार्थी गोपनीयता है कि अधिकार की सीमाओं के बारे में जानकारी देनी चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के व्यक्तिगत जानकारी बिना अनुमति से साझा करे। कोई भी सूचना या जानकारी प्रकट करने से पूर्व सगे संबंधियों को परामर्श करना चाहिए। ये 4 पॉइंट है। अगर आप ऊपर जब देखेंगे तो देखो आपको यहाँ पर एक पैटर्न तो ये मिल जाएगा सामाजिक कार्यकर्ता के संदर्भ में जानकारी को प्रकटीकरण करने के रूप में, है ना, यानी जानकारियों को एक प्रकार से बेसिकली प्रस्तुत करने के रूप में, और दूसरी बात गोपनीयता को संरक्षित करने के रूप में। तो ये दोनों बात तो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आप लोगों से बात करेंगे तो ए और बी को ही रखिए। ठीक है, ए बी को ही रखिए। ए बी सी किसी ऑप्शन में नहीं है, और ए बी सी भी हो सकता था मे बी, बट इस पैटर्न में नहीं जाएगा वो। ठीक है, ए बी गोपनीयता के परिप्रेक्ष्य में। यहाँ अगर हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर, तो अगला सवाल कहता है कि गोपनीयता कायम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, पहला कहता है कि भाई सेवार्थी को अभिलेख और व्यक्तियों के पहुँच के नहीं होनी चाहिए। फिर कहता है कि सेवार्थी जानकारी जो है जानकारी बाहरी व्यक्तियों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। चलो ये तो बी सही है। तो आप बी को जब सही करोगे तो आप देखो यहाँ पे इसको बी को सही करोगे। ठीक है, क्योंकि बी सही करोगे तो डी को आप हटाइए, यहाँ पर भी डी को उसको हटाइए। बी सी यहाँ पर भी है और ए बी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए बी और बी सी वाले पढ़ते हैं। सेवार्थी के संबंध में जानकारी रेफरल एजेंसियां व्यावसायिक के साथ कभी भी साझा नहीं करनी। देखो व्यावसायिक के साथ साझा होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप थेरेपिस्ट वगैरह से जानकारी ले सकते हैं, है ना, बट यहाँ पे कह रहा है कि इसके साथ कभी भी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर, है ना, नीडी पर। ठीक है, और आत्म उपहति के प्रवृत्ति की सूचना यानी रिपोर्ट संदर्भ में प्राधिकारियों को नहीं देना चाहिए। देखो ये सारी बात अगर हम आपसे कहें तो आवश्यकता पड़ने पर, लेकिन अगर हम आपसे चर्चा करते हैं तो बी वाले पॉइंट को प्राथमिकता दीजिए। फिर देखो ए कहता है सेवार्थी अभिलेख मतलब जो रिकॉर्ड हो या अन्य कोई व्यक्ति है तो उसको पहुंच के भीतर नहीं होनी चाहिए जानकारी, जो बेसिकली उससे ना कोई ताल्लुक़ रखता हो ना संबंध रखता हो, तो उन चीज़ों के बीच में उससे शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पे आयोग ने भी ए और बी का चुनाव किया है, यानी 4th वाले ऑप्शन को चुना है। ये ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आप देख सकते हैं अगले सवाल पर कहता है कि गद्यांश में कि
पर राष्ट्रीय और परासांस्कृतिक समुदाय के कार्य को क्रम में सामाजिक केशवर्ग के संदर्भ में गोपनीयता बनाए रखने के लिए, ठीक है, दुभाषी यानी भाषांतर का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये सवाल बताया गया है। तो इस प्रक्रिया में इसने लिया है भाषांतर कर दूसरे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनाने से मना किया है, ठीक है, और ये आपको इसके अंतर्गत गद्यांश में मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। निम्नलिखित में से गोपनीयता का सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये सवाल दिया गया है, गोपनीयता से संबंधित चीज़ों को नहीं दर्शाया गया इसमें। तो कौन सा विकल्प होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 144 में? तो यहाँ पर भी केस समाप्त होने के 3 महीने बाद सेवार्थी की जानकारी सार्वजनिक किया जा सकता है, मे बी, तो ये होता है। तो इसके आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वाला पॉइंट आप लगा सकते हैं, 4 वाला विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब सभी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखा जाए, केवल आवश्यक स्थिति में ही खुलासा किया जाए, इसका कहने का भाव यही है कि सेवार्थी की सुरक्षा और विश्वास बेसिकली वहाँ पर क्या होगा, फिर बना रहेगा, है कि नहीं? सिंपल बात है ये। गोपनीयता का सिद्धांत समाज कार्य के किस विधि के संदर्भ में आता है? ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया, और ये आता है केस वर्ग के अंतर्गत आता है, ये आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसमें पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं थी कोई चीज़, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो 146 कहता है कि होपाइस देखभाल का प्रापक किसे माना जाता है, ठीक है। ये दूसरा टाइप का गद्यांश आ गया आपके सामने, ठीक है। इस गद्यांश में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये दूसरे टाइप का गद्यांश आ गया। एक गद्यांश बेसिकली 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, 5-5 अंक के होते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे गद्यांश के आधार पर सवाल बनाए गए हैं। तो देखो क्या कहा गया इसमें कि होस्पाइस देखभाल का प्रापक किसे माना जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर आप लगाइएगा वह सेवार्थी जो असाध्य रोग के कारण की मृत्यु की कगार पर हैं, ठीक है। देखिए होस्पाइस देखभाल ना एक बेसिकली क्या है कि असाध्य या जीवन की अंतिम अवस्था में रोगों या रोगियों के लिए दी जाने वाली प्रक्रिया है ना। ये प्रकार से रोगी के जीवन गुणवत्ता में सुधार करता है, दर्द और पीड़ा का प्रबंधन करता है, परिवार में सहयोग प्रदान करता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यही है कि होस्पाइस की जो मुख्य लाभार्थी है वो विकल्प में 3rd में है, ये 3rd पॉइंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला सवाल कहता है कि समाजशास्त्री संदर्भ में विविधता के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से मानदंड नहीं माना गया है। इस पॉइंट में अगर हम बात करें तो कौशल को नहीं माना गया है, बाकी को रखा गया है, ठीक है। कौशल यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है कि सामर्थ्य परिप्रेक्ष्य के प्रतिपादक कौन है। देखिए यहाँ पे सामर्थ्य विविधता परिप्रेक्ष्य के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी के कुटुंब के साथ समय व्यतीत करता है ना। और इस प्रक्रिया में अगर हम आपसे बात करते हैं तो किसका नाम देखने को मिलता है, तो आप बताइएगा। नाम जो देखने को मिलता है सलीबे का नाम देखने को मिलता है, ठीक है। किसका नाम देखने को मिलेगा? सलीबे का कार्य देखने को मिलेगा। इन्हीं के द्वारा ये चीज़ें बताई गई हैं, है ना। यह स्टेटमेंट आप यहाँ पे करेक्ट लगा दीजिएगा, ओके। एंड आगे बात करते हैं, ये आयोग के द्वारा बताए गए हैं सारे आंसर, है ना। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण है, ये तो इजीली बता दोगे कि कई सालों तक चलता रहता है ये, है ना। और एक लास्ट सवाल गद्यांश में, ठीक है, कि किसी रोग के चिकित्सक उपचार मतलब चिकित्सा उपचार मॉडल के अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल नहीं करोगे, ठीक है। देखो शामिल तो रोगों को संक्रामक बीमारी की जो नेचर है उसको शामिल करेंगे। रोगी का प्राकृतिक वातावरण हो गया, सॉरी प्राकृतिक वातावरण आ जाएगा, सांस्कृतिक वातावरण नहीं आएगा, सांस्कृतिक लिखा हुआ है तो ये नहीं आएगा, इसको हटा दीजिए। परिवार का सामना करने की क्षमता बी रिप्रेजेंट नहीं होगी, 3rd। और रोगों के सामाजिक जीवन का कार्यस्थल डी, ठीक है। तो ये आप शामिल नहीं करेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट मॉडल के अंतर्गत, ठीक है। तो
बी सी डी 2 3 4 बी सी डी, आप ऑप्शन नंबर 4 को लगा दीजिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं पेपर ये आपका आ गया सॉल्व हो गया है, ठीक है। और यहाँ मैंने जो 2 सवाल पे आप लोगों को बताया है उसका एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इस कंटेंट में 2 सवाल, ठीक है, थोड़ा सा फोकस करिएगा। एक तो 138 नंबर का सवाल था और एक 137 नंबर का सवाल था, पश्चिम बंगाल वाला भी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी, जहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव की बात करते हैं, ठीक है। तो 2 बेसिकली देख सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखिए आप सभी लोग। अब यहाँ पेपर होता है समाप्त। देखिए यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस हमारे मास्टर क्लासेस चैनल पर दी जाती हैं। जून 2025 की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जून 2025 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। इसकी एपिसोड के रूप में क्लासेस इस बार लॉन्च किया जा रहा है। इस बार एपिसोड नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है और डेट के साथ भी आपको मिलेगा लिखने का, और यूनिट वाइज आपको देखने को सब मिलेगा। इस बार क्रम और सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगी और प्राइवेट क्लासेस रहेंगी सारी की सारी, ठीक है। यहाँ तक कि आपका अभी जो प्लेलिस्ट है वो भी आपका अनलिस्टेड ही होगा, यानी प्राइवेट ही होगा। यदि आप जून 2025 के लिए सोशल वर्क की तैयारी करना चाहते हैं तो सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, 0 स्तर से पढ़ाया जा रहा है। और अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर लीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से भी और कॉल के माध्यम से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जून 2025 के लिए वन टाइम पेमेंट की जो फीस रखी गई है मात्र 4000 रखी गई है। इंस्टॉलमेंट में अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो 5000 फीस हो जाएगी इसका, और जहां 2500 से लेकर 2000 मिनिमम आप लोगों का पहली इंस्टॉलमेंट होगी और दूसरी इंस्टॉलमेंट 2500 या तो 3000, ठीक है, 2500 या 3000 यानी 3000 की किस्त हो सकती है दूसरी, ठीक है। तो सोशल वर्क की क्लासेस स्टार्ट हैं, डेली पढ़िए आप सभी लोग। अभी हम लोग हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं यूके के, ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, ठीक है। और शुरुआत से पढ़िए ताकि आपको पीडीएफ वीडियो सब चीज़ें आपको मिले, ठीक है। वहाँ पे शुरुआती स्तर से पढ़िए और एक बेहतर जानकारी आपको मिल सके सोशल वर्क के संदर्भ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम सभी लोग नेक्स्ट क्लास में।